हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला है ये है आपका यूपीएसआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन टोटल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके होने वाले हैं जीके, जीएस और आपके मूल संविधान से, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्जाम सिटी डिटेल्स हैं वो इसके लिए आउट कर दिए गए हैं और 28 अक्टूबर से आपको एडमिट कार्ड भी इसका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम अटैक दैट साइबर क्रिमिनल्स यूज टू ब्रिंग डाउन अ सिस्टम और नेटवर्क। यानी कि डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है, इसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, दूसरा है आपका प्लेजरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी, तीसरा है आपका फिशिंग यानी कि जालसाजी और चौथा है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि वितरित इनकार, ठीक है। तो जो आपका सही जवाब है ये है आपका वितरित इनकार यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। यह एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी किसी सिस्टम या नेटवर्क को बाधित करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इसको कहा जाता है। यह हमला इंटरनेट ट्रैफिक की एक विशाल बाढ़ के साथ लक्ष्य के सर्वर या नेटवर्क पर हमला करके उसे ओवरलोड कर देते हैं, इससे वैध उपयोगकर्ता उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन डज रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो ये करता है आपका भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग का एक क्या है, स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का काम चुनाव आयोग करता है, जिसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित हैं। यह आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी करता है और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, ठीक है। राजनीतिक दल मान्यता मिलने के बाद आरक्षित चुनाव चिन्ह राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो पर प्रसारण समय और अन्य विशेष सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपना एडवर्टीजमेंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उनकी राय में किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जो उपर्युक्त सरकार डैश यानी कि इन केस वेयर द एडवाइजरी बोर्ड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हैज रिपोर्टेड दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन नो सफिशिएंट कॉज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डैश। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है निरुद्ध किए जाने के आदेश समीक्षा करेगी और संबंधित व्यक्ति की तुरंत रिहा करने का आदेश देगी, ठीक है। दूसरा है कि जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी कि निरुद्ध किए जाने के आदेश समीक्षा कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है। तीसरा आपका है कि जो गवर्नमेंट होगी वो निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी। और आपका चौथा है कि जो गवर्नमेंट है वो निरुद्ध किए जाने के आदेश को निरस्त कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दे सकती है। तो जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट जो उपयुक्त सरकार होगी वो क्या करेगी कि निरुद्ध किए किए जाने के आदेश को निरस्त करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश देगी, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए 1980 में लागू किया गया था। यह अधिनियम सरकार को किसी व्यक्ति को 12 महीने तक बिना मुकदमे के निरुद्ध यानी कि डिटेन करने की शक्ति देता है, ठीक है। यदि एडवाइजरी बोर्ड की राय में निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो सरकार को तुरंत व्यक्ति को रिहा करना अनिवार्य होता है, ठीक है। इस अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा डैश के तहत एक मजिस्ट्रेट यानी कि जो दंडाधिकारी होगा से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है, यानी कि अ क्रिमिनल कंप्लेंट कैन बी मेड टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन डैश ऑफ द सीआरपीसी। तो ये है आपका 200, ठीक है। धारा क्या है, 200, ठीक है। सीआरपीसी का सेक्शन जो 200 है वो संबंधित है कि मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर संज्ञान ले सकती है, ठीक है। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों के शपथ पत्र पर बयान दर्ज करता है। और आपका सेक्शन जो 190 ये संबंधित है कि मजिस्ट्रेट को कितनी शक्ति प्रदान है, यानी कि यह बताती है
कि वह अपराध पर संज्ञान कैसे ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका यानी कि पीआईएल की अवधारणा कहाँ पर उत्पन्न हुई। तो ये आपका उत्पन्न हुआ था यूएसए में। ठीक है, पीआईएल की अवधारणा अमेरिका यानी यूएसए में विकसित हुई थी ताकि आम जनता में हितों की रक्षा की जा सके। ठीक है, भारत में इसे पहली बार 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पीएन भगवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने लागू किया। भारत में पीआईएल का उद्देश्य उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है जो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है। तो ये आपका होता है भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, सीसीईए भारत सरकार की प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों में से एक है। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह समिति भारत के आर्थिक, औद्योगिक और निवेश से जुड़े नीतिगत निर्णयों का समन्वय करती है। ठीक है, यह प्राइस पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और इंडस्ट्रियल अप्रूवल जैसे मामलों पर निर्णय लेता है। और आपके सीसीईए का पूर्ण रूप क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका यानी सीट को 1869 में आगरा से डैश में स्थानांतरित कर दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा या फिर सुल्तानपुर। तो ये कर दिया गया था स्थानांतरित इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांतों का उच्च न्यायालय 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था। 1869 में इसका स्थानांतरण इलाहाबाद, जिसका अब नाम क्या है प्रयागराज, यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, यही आज का इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट है जो भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है एमीमीटर। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी सर्किट में उसको मापने के लिए एमीमीटर का यूज किया जाता है जो कि उस सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, सीरीज में। ठीक है, एमीटर एक उपकरण है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। इसे सीरीज कनेक्शन में जोड़ा जाता है ताकि संपूर्ण धारा इसमें से गुजरे। ठीक है, एमीमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ताकि मापन करते समय धारा में कोई रुकावट न आए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूप्रॉपर्टी के 4% का निर्माण करता है। सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा है बेराइट, तीसरा है आपका ओलिविन और चौथा है माइका। तो ये है आपका सही जवाब माइका। ठीक है, माइका भू प्रॉपर्टी यानी कि जो आपका अर्थ का क्रस्ट होता है उसमें लगभग 4% की मात्रा में पाया जाता है। यह आग्नेय यानी कि इग्नियस और कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक शैलों में पाया जाता है। ठीक है, विद्युत उपकरणों में माइका का उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह उष्मा और बिजली का खराब चालक यानी कि पुअर कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, भारत में झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश माइका के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में CaaS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये आपका होता है कंटेनर्स एज अ सर्विस। ठीक है, CaaS यानी कि कंटेनर एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर कंटेनर्स को क्लाउड पर डिप्लॉय, मैनेज और स्केल किया जाता है। ठीक है, यह IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के बीच का स्तर होता है। ठीक है, यह मॉडल क्यूबरनेट्स और डॉकर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है। इसका उपयोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ये आपका लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अनुच्छेद 14 में बताता है कि समानता के अधिकार के बारे में यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में। यह दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला आपका है इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि कानून के समक्ष समानता जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और दूसरा है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कि कानूनों का समान संरक्षण जो कि आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो और समान परिस्थितियों में समान कानून लागू हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? पहला आपका ऑप्शन है सारनाथ स्तूप, दूसरा है इलाहाबाद का किला, तीसरा है वाराणसी का घाट और चौथा है ताजमहल। तो ये है आपका ताजमहल। ठीक है, ताजमहल आगरा में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1983 में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, यूपी के अन्य प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं, जो कि है फतेहपुर सीकरी, जिसे विश्व धरोहर स्थल का मान्यता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा डैश के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है? तो ये है आपका धारा नंबर 100। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की स्थापना कब की गई थी? 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, सीआरपीसी की धारा 100 के अनुसार किसी भी स्थान की तलाशी और जब्ती यानी कि सर्च एंड सीजियर के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। एनएचआरसी अपने जांच कार्यों के लिए इन्हीं प्रावधानों का उपयोग करती है और आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। डैश के मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया। ठीक है, पहला है आपका रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला, दूसरा है एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला मामला, तीसरा है आरसी कूपर बनाम भारतीय संघ, चौथा है एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है, तो ये है मामला आपका रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का। ठीक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत न्याय पाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत नागरिक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोनों अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण से संबंधित थे। ठीक है, अनुच्छेद जो 32 है उसको संविधान की आत्मा यानी हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया और ये कहने वाला कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवहार का उल्टा पिरामिड होता है? पहला है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र, तीसरा आपका ऑप्शन है डेजर्ट इकोसिस्टम यानी मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र और चौथा है आपका पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब पारिस्थितिकी तंत्र। उल्टा पिरामिड यानी इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास का कहा जाता है पॉन्ड इकोसिस्टम के यानी कि तालाब पारिस्थितिकी तंत्र कुछ इस प्रकार का ये होता है। ठीक है, और इसको कैटेगराइज किया जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास का अर्थ है निम्न ट्रैफिक स्तरों यानी कि प्रोड्यूसर का व्यवहार ऊपरी स्तरों से कम होना। ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम में सूक्ष्मजीव जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि उपभोक्ता यानी कि जो आपका कंज्यूमर होते हैं और जैसे कि जू प्लैंक्टन और फिश का जैव भार अधिक होता है, इसलिए पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ डैश यानी कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस इज डैश। पहला है आपका ऑप्शन कर अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है, दूसरा है अन्य आय के रूप में माना जाता है, तीसरा है कर मुक्त होता है और चौथा है आपका कर योग्य होता है। ठीक है, तो जो अवैध व्यवसाय से अर्जित किया जाता है वो कर योग्य होता है यानी टैक्सेबल होता है। ठीक है, आयकर कानून यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार अवैध स्रोतों से अर्जित आय भी कर योग्य यानी कि टैक्सेबल होती है। भारत में कर कानून आय के स्रोत नहीं बल्कि आय की प्रकृति को देखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु डैश है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा है 21, तीसरा है 18 और चौथा है आपका 23 वर्ष। तो ये है आपका 21 वर्ष। पंचायत चुनाव से संबंधित प्रावधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिया गया है। अनुच्छेद 243F के तहत पंचायत सदस्य या प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। ठीक है, मतदान करने की आयु 18 वर्ष है लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा मॉडलिंग फोरम को डैश और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ किया गया था। पहला आपका ऑप्शन है यूरोपीय संघ, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा है यूएसएआईडी और चौथा है आपका रूस।
तो ये है आपका USAID, इंडियन एनर्जी मॉडलिंग फोरम यानी कि IEMF की शुरुआत USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नीति आयोग ने मिलकर की थी। इसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा नीतियों और रणनीतियों का डेटा आधारित विश्लेषण और योजना बनाना है। यह मंच सतत विकास और ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी पर केंद्रित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई थी, यानी कि इन द पॉपुलेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच डिकेड इंडिया रिकॉर्डेड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पहला आपका था 1981 से 1991, दूसरा है 1911 से 1921 का दशक, तीसरा है 1901 से 1911 और चौथा है 1971 से 1981 का दशक। तो ये था आपका 1911 से 1921 का दशक। ठीक है। इस दशक में भारत की जनसंख्या इतिहास में महामारी दशक यानी डिकेड ऑफ ग्रेट मोर्टेलिटी कहा जाता है। इस अवधि में स्पेनिश फ्लू, प्लेग और अकाल के कारण जनसंख्या घट गई थी। इस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% रही थी। 1921 की जनसंख्या वृद्धि का महान विभाजन वर्ष यानी कि ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है गवर्नमेंट यानी सरकार को। ठीक है। सभी बंजर यानी कि वेस्ट और अप्रयुक्त यानी कि अनऑक्युपाइड भूमि की स्वामिनी सरकार होती है। यह अवधारणा लैंड रिवेन्यू लॉ और गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 से संबंधित है। भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहता है और नागरिक केवल किराएदार यानी टेनेंट या पट्टाधारी यानी कि लीज होल्डर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए किस कंपनी की जारी और प्रदत्त पूंजी की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश और व्यापार के लिए प्रतिशत सीमा कितनी है? तो ये है आपका कितना, 24%। ठीक है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI और विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII किसी कंपनी की जारी और प्रदत्त पूंजी की इक्विटी प्रतिभूतियों में अधिकतम 24% तक निवेश कर सकते हैं। यह सीमा कंपनी के बोर्ड और शेयरधारकों की मंजूरी से 49% या 74% तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। नियमन RBI और सेबी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 44। ठीक है। जो कि किसका पार्ट है, DPSP का। अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकता है। यह राजनीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। USCC का उद्देश्य सभी धर्मों में के नागरिकों के लिए विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेना, तलाक आदि मामलों में एक समान कानून लागू करना है। यह विषय आज भी संविधान में एक विवादास्पद और महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है। और यहाँ पूरे देश का मतलब है कि पूरे राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। सार एक वायरल रोग है जो कोरोना वायरस के कारण होता है। पहली बार यह बीमारी 2002 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत में पाई गई थी। इसके लक्षण में तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। ठीक है। इसका वायरस सार्स कोव कहलाता है जो कोविड-19 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? आपका पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ओमान, तीसरा है भारत और चौथा है बांग्लादेश। तो ये है आपका इंडिया यानी भारत। ठीक है। भारत में सबसे अधिक जैविक खेती करने वाले किसान हैं, लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से अधिक। ठीक है। भारत में जैविक खेती सिक्किम से शुरू हुई जो पहला पूर्णतः जैविक राज्य बना। भारत की प्रमुख जैविक फसलें कौन कौन सी है? कॉफी, मसाले, चाय, कपास और दालें। ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत की जैविक खेती का क्षेत्रफल तीसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं एंटोनियो मानसेरेट, दूसरा है आपका जॉन मार्शल, तीसरा है JS फ्लीट और चौथा है कॉलिन मकाजी। तो ये है आपके कॉलिन मैकाजी। ठीक है।
कॉलिन मैकाजी को 1815 में भारत का प्रथम महा सर्वेक्षक यानी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, उनका प्रमुख कार्य दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों, अभिलेखों और पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण करना था। बाद में जॉर्ज एवरेस्ट ने इस पद को संभाला, जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो जो जज होता है स्टेट के हाई कोर्ट का, वो नियुक्त किया जाता है आपका भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श लेता है। ठीक है, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहला है आपका ऑप्शन केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य। इनका नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत हुआ है। इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और शिकायतों की जांच करना है। वर्तमान अध्यक्ष 2025 तक कौन है? श्री विजय सांपला जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष परिमाण क्या है? पहला है आपका कि भारत में निर्मित माल के निर्यात में वृद्धि, दूसरा है आपका ऑप्शन भारत का व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक विऔद्योगिकरण, तीसरा आपका ऑप्शन है पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों का विकास और चौथा आपका ऑप्शन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तीव्र वृद्धि। तो इसका परिणाम क्या है? यह है कि भारत का व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक विऔद्योगिकरण। ठीक है, ब्रिटिश शासन की नीतियों के कारण भारत का पारंपरिक उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गया। भारतीय वस्त्र उद्योग नष्ट कर दिया गया और भारत को कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटिश माल का उपभोक्ता बना दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी, बेरोजगारी और कृषि पर निर्भरता बढ़ गई। ठीक है, इसे ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि विऔद्योगिकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था वर्ष 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित करने का आदेश दिया। विभाजन का मुख्य उद्देश्य डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करना था। इसका तीव्र विरोध हुआ और यही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का कारण बना। ठीक है, यह विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग या फिर रेसिंग के लिए जुर्माना राशि कितने रुपए है? तो ये है आपका 5,000 रुपए का दंड। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत कई यातायात नियमों में भारी जुर्माना बढ़ाया गया। स्पीडिंग या फिर रेसिंग के लिए जुर्माना 5,000 या 3 महीने तक की कैद या फिर दोनों हो सकती है। ठीक है, ड्रंकन और ड्राइव के लिए जुर्माना 10,000 तक रुपए है। इस अधिनियम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है इंडियन पुलिस सर्विस यानी भारतीय पुलिस सेवा, दूसरा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, तीसरा है आपका ऑप्शन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा और चौथा है आपका इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि भारतीय विदेश सेवा। तो ये है आपका इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, ऑल इंडियन सर्विसेज के अंदर आता है आपका IAS, IPS और IFS। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट वाला। इंडियन फॉरेन सर्विस केंद्रीय सेवा यानी सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है। AIS का गठन संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र व राज्य दोनों सरकारों में सेवा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है,
नियुक्ति किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आधार की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किया जाता है। इसमें कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। और इस आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय डैश में स्थित है? तो ये है आपका द हेग में स्थित, ठीक है। नीदरलैंड की राजधानी द हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना आपका किया गया था 1899 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? पहला आपका है आर्टिकल 15 का क्लॉज 3, दूसरा है आर्टिकल 15 का क्लॉज 2, तीसरा है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और चौथा है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। तो ये है आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 3, ठीक है। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। यह समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी का हिस्सा है, ठीक है। महिला आरक्षण, मातृत्व लाभ, बाल संरक्षण कानून इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं? तो ये आपका होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान और कानूनों की अंतिम व्याख्या करता है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्वलोकन इसकी प्रमुख शक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था? तो पहली बार एमएन रॉय के द्वारा पेश किया गया था वर्ष 1922 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्मिन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो पहला आपका ऑप्शन है कॉमन क्रो, दूसरा है रैबिट, तीसरा है माइस और चौथा है आपका फ्रूट बैट, ठीक है। यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु है, ठीक है। इसके लिए आपके ऑप्शंस है कॉमन क्रो, खरगोश, चूहा और फल जतुक। तो ये आपका कौन कौन है? ये है आपका कॉमन क्रो, दूसरा है आपका माइस और तीसरा है आपका फ्रूट बैट, ठीक है। वर्मीन इनको क्या क्यों कहा जाता है? ये ऐसे जंतु होते हैं जो फसलों या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और इन्हें सीमित रूप से मारे जाने की अनुमति भी दी जा सकती है। वर्मीन को शामिल किया गया है अनुसूची 5 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक निकाय राष्ट्रपति को करों की शुद्ध आय से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण के बारे में अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है? यानी विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सबमिट्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू द प्रेसिडेंट? तो ये है आपका वित्त आयोग यानी कि फिनांस कमीशन, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत इसको गठित किया गया था। अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह करों के वितरण यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की सिफारिश करता है, ठीक है। वर्टिकल बोले तो केंद्र और राज्य के बीच और हॉरिजॉन्टल बोले तो राज्य के बीच, ठीक है। हर 5 वर्षों में एक बार गठित किया जाता है इसको। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन? पहला है आपका रिवेन्यू, दूसरा है लैंड रिकॉर्ड, तीसरा है आपका अर्बन एंड सीलिंग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? पहला है आपका राजस्व, दूसरा है भू अभिलेख, तीसरा है शहरी भू हदबंदी। तो ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है तीनों, राजस्व, भू अभिलेख और शहरी भू हदबंदी, ठीक है। राजस्व प्रशासन में निम्न शामिल हैं, पहला आपका राजस्व वसूली यानी रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरा है लैंड रिकॉर्ड्स और तीसरा है आपका अर्बन लैंड सीलिंग, ठीक है। यह प्रशासनिक प्रणाली मुख्यतः राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। कलेक्टर या फिर डीएम जिला राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेट का 40 क्वेश्चंस। आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस सेशन के संबंधित कोई आपकी राय या विचार हो उसे भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। और अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वह सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।